हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिविक्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, यानी कि 7 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं आपका 8th वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसने भी इससे प्रीवियस वाले जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर आपसे 1-2 भी मिस हो गए हैं तो जाके आप उसको चेक कर सकते हो। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर आप है ना यूट्यूब पे जाके सारी क्लासेस फ्री है, वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगी। सारी क्लासेस को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम जब होंगे, आपके मई के अंदर और जून में जब आपके एग्जाम होंगे टीजीटी पीजीटी के, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको उन क्लासेस से। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे क्लियर करवाए हैं आपके, और हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है वहाँ पे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ भी क्लासेस वहाँ पे मिस हुई है तो आप जाके उस क्लासेस को देख सकते हो और वहाँ से अपनी पढ़ाई जो है, रिवीजन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है। स्पेशली यूजीसी नेट के मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी पहले, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाती है। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, कोई मेरे पास में अगर बुक वगैरह की पीडीएफ होती है ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। बच्चे मुझसे यहाँ पे मांगते हैं कि मैडम अगर ये आपका सब्जेक्ट के पास में अगर नोट्स है या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स है तो हमको दे दो। तो अगर मेरे पास में होते हैं तो मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर देती हूँ, नहीं होते हैं तो कहीं से ढूंढ ढांड के आपके पास में मैं पहुँचा ही देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी भी कोई सा सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ में कनेक्टेड है, तो आप भी मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी वैकेंसीज आती है, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज़ है, सारा कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप याद से इसको ज्वाइन कर लेना। इसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करना है तो मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। ये हमारे यूट्यूब चैनल का ही कॉमन टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की जितनी लिंक वगैरह होती है, प्लेलिस्ट वगैरह हम बनाते हैं, या फिर क्लासेस की जो भी अन्य जानकारी होती है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप दोनों ही चैनल्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, क्योंकि मैंने जो PDF बनाई है वो मैं क्या एक ही PDF में काफ़ी सारे आपके सेट जो है वो बना लेती हूँ, और फिर हम जब आपके मेरे को लगता है कि बहुत सारे सेट हो गए, अब नेक्स्ट PDF को क्रिएट करना चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट PDF को क्रिएट करती हूँ। बाकी तब तक मेरी वो एक ही PDF जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे नंबरिंग के ऊपर मत जाना। जितने भी सवाल आपके सॉल्व होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि मैंने 10 सवाल करवाए हैं या फिर 15 करवाए हैं। ठीक है, और जितने भी सवाल आपके यहाँ पे ठीक होते हैं आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि मैडम मेरे इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया इज द डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट सपोर्टेड। यानी कि इनमें से आपका वेदास है, आपके रामायण है, अर्थशास्त्र है और मनुस्मृति है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपकी डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है, या फिर इन सब के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो है, हमारे जो है ना प्राचीन ग्रंथ जो है, इन चारों ग्रंथ में से किसके अंदर डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में बताया हुआ है, या फिर डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है, स्टेट का जो ओरिजिन की जो डिवाइन थ्योरी है, यानी कि दैवीय सिद्धांत, जो आपके राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, उसका समर्थन जो है वो कौन करते हैं, वेद करते हैं, रामायण करते हैं, अर्थशास्त्र करते हैं, या फिर मनुस्मृति करते हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मनुस्मृति के बारे में आपको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए। मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति जो है वो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को बिलीव करती है। मनुस्मृति जो है वो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन थ्योरी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी यहाँ पे देती है। हमने हॉब्स, लॉक, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ी ही है। आपकी मनुस्मृति में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बताई हुई है कि स्टेट जो है, राज्य जो है वो किस तरीके से बनाए। अब मनुस्मृति में क्या बोला है, मनुस्मृति में बोला है आपका मत्स्य सिस्टम चल रहा था। क्या बोला है, मत्स्य सिस्टम चल रहा था। मत्स्य सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं वो लेस पावरफुल लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे,
उनका शोषण कर रहे थे, उनके ऊपर हक जमा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बेचारे छोटे छोटे लोग थे, जो कम पावरफुल थे, जिनके पास में ताकत नहीं थी, जिनके पास में शक्तियां नहीं थी, वो परेशान हो गए। सब लोगों ने जो भी परेशान लोग थे, उन्होंने क्या करा, भगवान से जाके अपनी आरजू करी कि भाई भगवान हमको इस चीज से छुटकारा दिलाओ। फिर भगवान ने क्या करा, एक इंसान को ऊपर से नीचे भेजा जिसका नाम था आपका मनु। आई होप आपने ये सारी स्टोरी जो है वो सुनी होगी। इंसान मतलब फिर भगवान ने है ना ऊपर से एक इंसान भेजा जिसका नाम है आपका मनु। ठीक है, और मनु को हम क्या मानते हैं, मनु को हम पहला टीचर भी मानते हैं। मनु क्या है, पहले टीचर है। फिर मनु यहाँ पे आए और फिर मनु ने क्या करा, राज्य को संभाला, राज्य को बनाया, हम लोगों को संभाला। इस तरीके से आपका राज्य जो है वो बना है। ये कौन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी मनुस्मृति कहती है। ये मत सोचना कि मैडम ऐसा बोल रही है, मैडम नहीं बोल रही है, मनुस्मृति में ऐसा बताया हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति फिर इस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का मतलब क्या था कि देवीय सिद्धांत कब होगा, जब भगवान जो है, भगवान का रिलेशन आपके चीजों से जुड़ जाएगा। तो यानी कि ये मनुस्मृति मानती है कि भगवान ने किसी इंसान को ऐसा भेजा था, भगवान ने कोई ऐसा दूत भेजा था अपना जो अर्थ पे आया था। फिर उन्होंने हम लोगों को सबका क्या करा, संरक्षण करा, हम लोगों को प्रोटेक्ट करा, राज्य बनाया और राज्य का निर्माण हुआ। राज्य फिर इस तरीके से काम करना शुरू हो गया। तो भगवान का हस्तक्षेप हुआ, इंटरफेरेंस किसका हुआ, गॉड का इंटरफेरेंस हुआ। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। तो इसको सपोर्ट किसने किया है, समर्थन किसने किया है, मनुस्मृति ने समर्थन किया है। ठीक है, अब मनुस्मृति जो है, आप मुझे बताओ कि मनुस्मृति जो है इसको कौन क्रिटिसाइज करते थे। तो मनुस्मृति को अंबेडकर जी जो है वो क्रिटिसाइज करते थे। अंबेडकर क्यों मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते थे, इनफैक्ट अंबेडकर जो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने तो मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया था। इन्होंने मनुस्मृति को लिटरली जला ही दिया था। अब क्यों जलाया था, मनुस्मृति जो है वो आपकी कास्ट सिस्टम की बात करती है। किसकी बात करती है, कास्ट सिस्टम की बात करती है। मनुस्मृति जो है वो आपके जाति प्रथा की बात करती है। ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ब्राह्मण तो ऐसे हैं, है ना, क्षत्रिय ये है, वैश्य वो है, शूद्र ये हैं। तो ऐसे आपकी कास्ट सिस्टम जो है उसकी बात करती है मनुस्मृति। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो इस चीज के, इस कास्ट सिस्टम के काफी ज्यादा अपोज करते थे, इसको, इसके है ना अगेंस्ट में थे। तो मनुस्मृति में भी एक कास्ट सिस्टम बताया हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को भी अपोज किया और मनुस्मृति को लिटरली उन्होंने जला दिया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि मनुस्मृति के अगेंस्ट में कौन से लीडर थे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, अंबेडकर का नाम दे देंगे, नेहरू का नाम दे देंगे, गांधी का नाम दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इनमें से कौन होगा। तो अंबेडकर जी जो है वो मनुस्मृति के अगेंस्ट में थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने पूरा जितनी भी चीजें थी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें सारा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा बताया हुआ है, मनुस्मृति में फॉर्म ऑफ स्टेट जो है वो किस प्रकार का बताया हुआ है, ऑर्गेनिक बताया है, और आपका है ना इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक बताया है, कानूनी यानी कि लीगल बताया है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक बताया है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक यानी कि आपका है ना ऑर्गेनिक राज्य का स्वरूप मनुस्मृति में बताया हुआ है। मनुस्मृति में ऑर्गेनिक राज्य का स्वरूप बताया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द महात्मा गांधीज आश्रम इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपना सबसे पहला आश्रम जो है वो बनवाया था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो आश्रम था उसका नाम क्या था, फिनिक्स था, साबरमती था, सत्याग्रह था या फिर सर्वोदय था। अब यहाँ पे देख लो, साउथ अफ्रीका में साबरमती तो हो नहीं सकता, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हो नहीं सकता, सर्वोदय साउथ अफ्रीका में हो नहीं सकता, कुछ इंग्लिश और ऐसा नाम क्या लग रहा है, फिनिक्स लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो उसका आंसर पता चल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या करा था, अपना आश्रम बनवाया था। और सबसे पहला आश्रम अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने कहाँ पे बनवाया था, तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका में यानी कि साउथ अफ्रीका में ही था। और वो उसका नाम क्या था, फिनिक्स। फिनिक्स आप है ना, फिनिक्स इसका नाम था, फिनिक्स सेटलमेंट इसका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाय मार्क्स एंड एंजल्स, यानी कि इन चारों में से कौन सी कृति जो है वो कार्ल मार्क्स की और एंजल्स की, इन दोनों की है, वो आपको बताना है। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आपका हिंदी में भी वही सारे नाम लिखे हुए रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में नाम बुक्स के जो है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी या फिर आपका हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्स और एंजल्स की कृति कौन सी है इनमें से, तो जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये आपके कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी है। तो दोनों की कृति है आपकी कौन सी, जर्मन आइडियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द डायलेक्टिकल मेथड? द्वंदात्मक पद्धति का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? एरिस्टोटल ने, हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर हॉब्स ने? तो डायलेक्टिकल मेथड होता क्या है? अगर आपने पढ़ा है, कौन से थिंकर में पढ़ा है, अगर वो आपको पता है तो इसका आंसर आप दे दोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीगल जो है इसका करेक्ट आंसर है। अरस्तु कहीं पे भी द्वंदात्मक पद्धति की बात नहीं करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं, और हॉब्स जो है वो भी कहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं, पर हीगल जो है वो आपके द्वंदात्मक पद्धति की बात करते हैं। और कार्ल मार्क्स ने हीगल से ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो लिया है। डायलेक्टिकल मेथड जो है वो कार्ल मार्क्स ने हीगल से ही लिया है, पर दोनों में अंतर है। हीगल जो है, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया होगा, हीगल जो है वो आपके आइडियलिस्टिक और आपके स्टेटिस्ट थिंकर हैं। आइडियलिस्टिक यानी कि ये बताते हैं आइडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान में, है ना। सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया ही नहीं आएगा किसी के दिमाग में तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, विकास कैसे होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स जो है वो बोलते हैं जो इकोनॉमी जो है, पैसा जो है, मटीरियल चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई, है ना, पहले के ज़माने में जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो इस प्रकार था, हमेशा दो वर्ग रहे हैं, जो आपके बुर्जुआ और जो आपके प्रोलेटेरिएट्स हुआ करते थे। तो अमीर जो है वो गरीब का शोषण करते थे। यानी कि हर जगह पे आप देखोगे, हर हिस्ट्री में, हर स्टेजेस पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अमीर गरीब के बीच में आपको एक, है ना, स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलेगा। तो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? पैसे की वजह से ही तो हो रहा है। सब कुछ मटीरियलिस्टिक, भौतिकवादी चीज़ों की वजह से ही तो हो रहा है। कौन बोलते हैं? ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। पर हीगल क्या बोलते हैं? अब कार्ल मार्क्स का आइडिया है आपका डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म यानी कि ये मैटर की बात करते हैं, भौतिकवादी चीजों की बात करते हैं। पर हीगल जो है, हीगल का आइडिया क्या है? हीगल का आइडिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि ये बात करते हैं डायलेक्टिक्स यानी कि द्वंदात्मक पद्धति तो इन्होंने भी दी है, हीगल ने ही दी है सबसे पहले, तो इनसे फिर आपके कार्ल मार्क्स ने ली है। पर हीगल जो है वो क्या बात करते हैं? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि मैटर जो है वो तो बाद की बातें हैं, मैटर आएगा, मैटर नहीं आएगा, ये सारी चीजें जो है वो तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले इंसान के दिमाग में आइडिया आता है, आइडिया आएगा तभी तो उसके आगे चीजें वो कर पाएगा। अगर दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा तो फिर वो कैसे चीजों को कर पाएगा? तो ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। और स्टेटिस्ट थिंकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो राज्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, इनका जो है ना लाइन है वो ये है, मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। ये हीगल की लाइन है, हीगल का कथन है। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है, आपका प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल बाद में आता है, पहले राज्य है। राज्य ही नहीं होगा तो इंडिविजुअल का कोई अस्तित्व नहीं है, इंडिविजुअल को कोई नहीं पूछेगा। राज्य है इसलिए तुम लोगों को सब पूछते हैं, राज्य ही नहीं होगा तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये स्टेटिस्ट थिंकर है और ये आइडियलिस्टिक थिंकर है। और हीगल ने ही यहाँ पे द्वंदात्मक पद्धति की बात करी है। अब ये डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है मैडम? द्वंदात्मक पद्धति क्या होती है? हीगल के बारे में तो देख लिया, मार्क्स ने भी, है ना, द्वंदात्मक पद्धति दी है। पर सबसे फास्ट प्रोपाउंडर कौन थे वो आपसे पूछा था, तो हीगल इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स ने हीगल से ये जो डायलेक्टिकल मेथड है वो लिया है। अब डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, है ना, डायलेक्टिकल मेथड में आपने यहाँ पे पढ़ा होगा सिंथेटिक, ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है। ये चीज आपने आई होप पढ़ी होगी, थीसिस, सिंथेसिस और, है ना, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है। अब थीसिस, सिंथेसिस और एंटीथीसिस क्या होती है? हीगल कहते हैं कि आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आएगा, उस आइडिया के विरोध में एक और आइडिया आएगा कि भाई अब मैं ये करूं, फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, फिर उसके विरोध में आपके दिमाग में एक और आइडिया आएगा, फिर उसके विरोध में आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आएगा। तो ऐसे करके थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो इन्होंने दिया है थीसिस, फिर एंटीथीसिस और फिर आपका सिंथेसिस। ये तीनों शब्द आई होप आपने पढ़े होंगे। इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्वंदात्मक पद्धति यानी कि डायलेक्टिकल मेथड, जो कि आपका हीगल ने सबसे पहले प्रोपाउंड किया है। ऑप्शन नंबर बी हीगल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं काफी सारी चीजें आपको और एक्स्ट्रा में यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ मैशिया ऑफ रेवोल्यूशनरी कल्ट, यानी कि एक मसीहा के रूप में किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में कहा जाता है? हॉब्स को, कार्ल मार्क्स को, लोहिया को या फिर रूसो को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स जो है वो, है ना, क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मसीहा ऑफ रेवोल्यूशनरी कल्ट कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है रेवोल्यूशन जो है वो होना चाहिए।
क्रांति जो है वो होनी चाहिए। क्रांति यानी कि कोई छोटा सा भी बदलाव होगा अगर, तो वो आपकी रेवोल्यूशन के अंदर आएगा। ये कहते हैं कि प्रोलिटेरियट्स और बॉर्जुगीज जो है समाज के अंदर बुर्जुआ वर्ग और आपके जो है ना प्रोलिटेरियट्स है, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, इन दोनों के बीच में है ना क्लास स्ट्रगल चल रहा है। और हमको क्या करना है, ये जो वर्ग संघर्ष इन दोनों के बीच में चल रहा है इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे? रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, क्रांति लेकर आएंगे, तभी ये सिस्टम जो है, ये जो आपका संघर्ष है ये हटेगा, वरना ये नहीं हटने वाला है। तो कार्ल मार्क्स जो है उसको कहा जाता है मसीहा ऑफ है ना रेवोल्यूशनरी कल्ट। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who is the founder of philosophy of utilitarianism? यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है, उपयोगितावादी जो आपके आदर्श है, उसके संस्थापक कौन है? J.S. मिल है आपके, जिसका पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर आपके ऑस्टिन है, बेंथम है, या फिर आपके हेबरमास है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है, उपयोगितावाद जो है, उसकी बात कौन करते हैं? आपके जो है ना बेंथम जो है वो बात करते हैं। हेबरमास नहीं, सॉरी, बेंथम जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बेंथम, वो आपके यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? उपयोगितावादी क्या होता है? उपयोगितावाद क्या होता है? यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे मैक्सिमम लोग जो हैं उन तक खुशी पहुंचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो जॉन रॉस जो है वो क्या बात करते हैं? वो हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि भाई सबका ध्यान रखो, सबको है ना जरूरत की चीजें दो। पर जो आपके बेंथम जो है वो क्या कहते हैं? वो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं। हमको वो चीजें जो है वो करनी चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होनी चाहिए। इसकी बात कौन करते हैं? आपके जेरेमी बेंथम करते हैं। तो उपयोगितावाद का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? विच पॉलिटिकल थिंकर फिलॉसफी इज रिफर्ड टू एज पिग फिलॉसफी? यानी कि किस राजनीतिक विचारक को दर्शन को है ना शुकर दर्शन की संज्ञा जो है वो दी गई है? यानी कि कौन से राजनीतिक विचारक जो हैं उनके दर्शन को शुकर दर्शन की संज्ञा जो है वो दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करके बताना है। टी.एच. ग्रीन, हीगल, मैकियावेली या फिर बेंथम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम जो है आपके जेरेमी बेंथम, इनकी है ना दर्शन को शुकर दर्शन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जेरेमी बेंथम जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? लास्की ने, बार्कर ने, आपका है ना गार्नर ने, या फिर सीले ने। लिबर्टी इज द एंटीथीसिस ऑफ ओवर गवर्नमेंट, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सीले का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कथन वाले सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ है? क्लास थ्योरी किसने दी है? काफी सिंपल है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और क्लास थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर पॉलिटिकल साइंस ही क्या पढ़ी है आपने? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे आपका वर्ग सिद्धांत जो है वो दिया है। मैंने काफी बार बता दिया है ऑलरेडी क्लासेस में कि भाई है ना वर्ग सिद्धांत क्या कहता है? क्लासेस के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल यानी कि संघर्ष जो है वो हो रहा है, अमीर गरीब का शोषण कर रहे हैं। अमीर गरीब को नाम क्या बताया हुआ है? तो कार्ल मार्क्स जो है वो अलग अलग हिस्ट्री के चरण बताते हैं और ये कहते हैं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, हिस्ट्री उठा के देखोगे तो हमेशा अमीर जो है वो गरीब का शोषण ही कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जो बॉर्जुगीज जो है वो तो अमीर क्लास है, जो प्रोलिटेरियट्स है वो गरीब क्लास है। बॉर्जुगीज जो है वो कौन है? बुर्जुआ वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके पास में सारी चीजें हैं, और प्रोलिटेरियट्स जो है वो ऐसा वर्ग है जिसके पास में कुछ भी चीज नहीं है, वो गरीब लोग हैं। तो यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग जो है वो प्रोलिटेरियट्स का शोषण कर रहे हैं। और ये जो क्लास संघर्ष हो रहा है, ये जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, क्लास स्ट्रगल जो हो रहा है, इसको हमको हटाना होगा। और इसको कैसे हटाएंगे? हमको क्रांति लेकर आनी है, हमको रेवोल्यूशन लेकर आना है। और रेवोल्यूशन कौन लेकर आएगा? रेवोल्यूशन लेकर आएंगे आपके प्रोलिटेरियट्स जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। फिर एक समय ऐसा होगा जब प्रोलिटेरियट्स का राज चलेगा और बुर्जुआ वर्ग जो है वो उसके अधीन में काम करेगा। लेकिन ये जो प्रोलिटेरियट्स का शासन चलेगा वो कैसा होने वाला है? वो आपका टेम्पररी रहने वाला है, परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। और फिर कुछ समय बाद में ऐसा समय आएगा जहां पे आपका कम्युनिज्म आ जाएगा, यानी कि जहां पे क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। क्लासलेस और स्टेटलेस का मतलब क्या है? जहां पे ना ही कोई वर्ग होगा ना ही कोई राज्य होगा। वर्ग क्यों नहीं होगा? भी वर्ग तो रखना ही नहीं था ना इनको, वरना तो वर्ग में तो क्या हो रहा है? एक वर्ग अमीर है, एक वर्ग गरीब है, अमीर जो है वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो वर्ग तो इनको रखना ही नहीं था। और स्टेटलेस क्यों बोला है? राज्य भी नहीं होगा, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना था कि राज्य
राज्य जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ही साथ देते हैं। अब स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की ही पीछे बोलेगी, गरीबों की सुनती ही नहीं है, अमीरों की ही सुनती है, अमीरों के ही पीछे बात करती है। तो स्टेट भी नहीं होना चाहिए, राज्य भी मत करो। तो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी जहां पे सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे, शांतिपूर्ण जीवन जो है वो चलेगा। तो ये किसमें होगा? कम्युनिज्म में होगा। यानी कि कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म को हटाना चाहते थे और आपका कम्युनिज्म जो है वो लेकर आना चाहते थे। इतनी सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, वैसे कोई बताता नहीं है, पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारी बातें आपको बता दी है। ऑप्शन नंबर ए जो है कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने वर्ग सिद्धांत दिया है, कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु सेड दैट पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम? ये किसने कहा है ना? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। आपका होमर ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या फिर आपका बुकनान ने कहा है? तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। क्या कहा है? पॉवर्टी जो है, निर्धनता जो है वो अपराध और क्रांति की जननी है। ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु अरिस्टोटल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स डज नॉट रिवाइव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर इमैनुअल कांत? क्या बोला है? जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक, जॉन रॉल्स की पुस्तक क्या है? सबसे पहले तो इसको याद रख लो। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुत्थान नहीं किया है? इन्होंने यहाँ पे अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसका पुनरुद्धान नहीं, पुनरुद्धार नहीं किया है? हॉब्स की थ्योरी का नहीं किया है, जॉन लॉक की थ्योरी का नहीं किया है, रूसो या फिर इमैनुअल कांत की थ्योरी का नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स की थ्योरी की बात इन्होंने नहीं करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस वाज एम्फसाइज्ड बाय ग्रीक थिंकर्स? लीगल, मॉरल, सोशल और पॉलिटिकल? यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? वैधानिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक? तो नैतिक है ना, कानून पर बल दिया गया है। ग्रीक के थिंकर्स जो है वो यहाँ पे आपके मॉरल जस्टिस की बात करते हैं। जो आपकी यूनानी थिंकर्स जो है, यूनानी विचारक जो है वो आपके नैतिक है ना, किसकी? नैतिक न्याय की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मॉरल लॉ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मॉरल जस्टिस जो है, नैतिक न्याय जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? हु इज नोन एज द हाई प्रीस्ट ऑफ सॉवरेनिटी? जेएस मिल, ग्रोटियस, रूसो या फिर बोदिन? किसको संप्रभुता के उच्च है ना धर्माध्यक्ष के रूप में माना जाता है या फिर कहा जाता है? जेएस मिल को, ग्रोसियर को, रूसो को या फिर बोदा को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो को संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष जो है वो माना जाता है, यानी कि रूसो को सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का हाईएस्ट प्रीस्ट जो, हाई प्रीस्ट जो है वो माना जाता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात करी थी रूसो ने, तो इसलिए इनको धर्माध्यक्ष माना जाता है, संप्रभुता का हाई प्रीस्ट माना जाता है सॉवरेनिटी का। ऑप्शन नंबर सी, रूसो जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। हु आर द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स? टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, लास्की या फिर महात्मा गांधी? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टी.एच. ग्रीन है, जॉन लॉक है, लास्की है या फिर आपके महात्मा गांधी है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। टी.एच. ग्रीन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, सॉरी है ना, आपके लास्की जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेचुरल राइट्स की बात किसने करी है? आपके लास्की ने करी है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? वो अधिकार जो कि हमको प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके है ना लीगल राइट्स, एक होते हैं आपके नेचुरल राइट्स, एक होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स। तो नेचुरल राइट्स क्या है? वो राइट्स जो कि हमको प्रकृति ने दिए हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन होने के कारण, यानी कि मानव होने के कारण जो हमको अधिकार मिले हैं वो ह्यूमन राइट्स है। लीगल राइट्स क्या है? लीगल राइट्स होते हैं आपके जो आपको लॉ यानी कि कानूनी अधिकार होते हैं जो कि आपको कानून के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों की बात लास्की ने करी है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।